हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी लगा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। रात का सुनसान अंधेरा। दो दोस्त एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं और तभी उन्हें सामने से एक बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल सुंदर स्त्री लाल साड़ी में आती हुई दिखाई देती है। एक दोस्त समझदार, लेकिन दूसरा दोस्त मनचला, जो देखते ही उस स्त्री को अपना दिल दे बैठता है और दिल के साथ साथ शायद अपनी आत्मा भी। जानना चाहेंगे कैसे? तो ये सुनते हैं इस सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी में। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। साथ साथ आप हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी आप लोगों के प्यार की वजह से स्पॉटिफाई के हॉरर पॉडकास्ट के चार्ट को टॉप किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। इसी के साथ साथ अगर आपको कभी लगता है कि आपके लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, तो आप हमारे इस नंबर के ऊपर हमारे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स से और एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है सृष्टि ने, जो आसनसोल वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो इनके फादर, जिनका नाम सुजित है, उनके साथ हुआ था तब जब वो अनमैरिड थे और उस टाइम उनकी एज करीबन 22 साल के आसपास रही होगी। उस टाइम इनके फादर अपना एक ढाबा चलाते थे अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। रात को करीबन 10:30-11 बजे तक वो अपना ढाबा चलता था उनका, और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ढाबा जब वो बंद करते थे उसके बाद दोस्तों के साथ लेट नाइट घूमना फिरना और घूम फिर कर घर पे आना, ये उनके लिए नॉर्मल था, ये उनका नॉर्मल रूटीन था। तो ऐसे ही एक सर्दियों की रात की बात है, जब सुजित अपने एक दोस्त उज्जवल के साथ अपना ढाबा बंद करके बातचीत करते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी और वो भी सामान समेटने में थोड़ा लेट हो गए थे। रात के करीबन 11:45 बजे के आसपास वो अपने ढाबे से निकले और दोनों दोस्त ठंड से कांप रहे थे। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक दुकान दिखाई दी जिसपे एक आदमी रोज अंडे बेचा करता था। वो दुकान वाला भी शायद आज लेट हो गया था और वो भी अपनी दुकान बंद करके जाने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर दोनों दौड़कर उसके पास गए और उनसे कहा, या ऑमलेट बना दो यार, दो। तो उसने कहा कि ऑमलेट तो नहीं बनेगा भैया, चूल्हा बंद कर दिया है, अभी तो कुछ नहीं मिल सकता है। तो उसने बोला, अरे यार भाई बना दो, बहुत तेज ठंड लग रही है, थोड़ा अंडा वंडा खाएंगे तो गर्मी आ जाएगी शरीर के अंदर। तो उसने कहा कि भाई दोबारा चूल्हा नहीं जला सकता हूँ, उसमें समय लगेगा। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, 5 एक अंडे मेरे पास बॉईल पड़े हुए हैं, मैं घर ले जा रहा था, तो आप वो खा लो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो उसकी बात सुनकर उन दोनों ने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, आप तो अंडा ही दे दो। तो दुकानदार ने इनको फिर वो 5 अंडे एज़ इट इज़ दे दिए, बोले छील भी खुद ही लेना। थोड़ी बहुत चटनी वगैरह थी वो डालकर दे दी और फिर वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया। अब ये दोनों दोस्त वो बॉयल अंडे लेकर दुकान के बाहर जो पत्थर की स्लैब लगी होती है, इसे पट्टी भी बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ गए। दोनों दोस्त ने पहले अंडे छीले, फिर उसके बाद अंडे प्लेट वो जो पेपर था उस पे रखे और दोनों उसमें से अंडा भी खाने लगे और साथ में आपस में बातचीत भी करने लगे। अब इन्हें बातें करते हुए थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि तभी सुजीत की आंखें एक जगह ठहर गई। जब उनके दोस्त ने सुजीत की तरफ देखा तो बोला, भाई क्या हुआ, कहाँ अटक गया? तो सुजीत ने अपने दोस्त के कंधे पे ऐसे टैप किया और अपनी आंखों से उसे दूसरी तरफ देखने को इशारा किया। और इसके बाद जो उज्जवल ने देखा वो दोनों के दोनों देखते ही रह गए। सड़क पर अंधेरे में से निकलकर चांद की रोशनी में एक लेडी उन्हें आती हुई दिखाई दी। वो थी तो एक नॉर्मल औरत की तरह ही, लेकिन वो अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल थी। बिल्कुल गुड टोन्ड फिगर, लंबे करली बाल, बिल्कुल गोरा चेहरा, दूध की तरह सफेद। कहने का मतलब यह है कि वो बेहद बेहद सुंदर थी, इतनी जैसे उन्होंने कभी अपने
सपने में भी नहीं सोची होगी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें, मोटे लाल होठ, उसके घुंघराले बाल, उसके गालों को छू रहे थे और एक बला की तरह खूबसूरत वो लेडी इन्हीं की तरफ चलते हुए आ रही थी। दोनों के दोनों दोस्त बिना कुछ बोले उसे देखते ही रह गए जब तक कि वो इनके सामने से ना गुजर गई हो। जब वो इनको क्रॉस कर रही थी तो क्रॉस करते करते उसने सुजीत की तरफ देखा और इन दोनों की नजरें मिली। एक पल सुजीत को देखने के बाद उसने फिर से सामने देखा और वो इन्हें क्रॉस कर गई। सुजीत की गर्दन पूरी इस तरह से घूमती गई तब तक जब तक कि वो उनको क्रॉस नहीं कर गई। उसके क्रॉस करने के बाद सुजीत ने अपने दोस्त उज्जवल की तरफ देखा और इशारे से ही पूछा, ये कौन है भाई, कहां से आई है इतनी रात में? अब इनका जो दोस्त था उज्जवल वो थोड़ा शर्मीला और सीधा था, लेकिन सुजीत जी जो थे वो थोड़े नोटोरियस फ्लर्टिंग टाइप के थे। तो उन्होंने अपने दोस्त से उठते हुए बोला, चल चल उससे बात करते हैं, पता तो करते हैं यार इतनी रात में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ रही है। वो दोनों उठकर उसके पीछे चलते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और पास में पहुंचते ही सुजीत उस लेडी से बोलते हैं, हेलो मैडम, कुछ हेल्प चाहिए क्या? इतनी रात में आप अकेली क्यों घूम रही हो और वो भी सिर्फ एक साड़ी में? बाहर बहुत ठंड है, यहाँ तो जैकेट में भी ठंड लग रही है, आपको नहीं लग रही? कहीं आप अपने घर का रास्ता तो नहीं भूल गई हो? अगर ऐसा है तो आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। सुजीत की ये बात सुनकर वो चलते चलते रुक गई। कुछ देर वो शांत रही और फिर पलटकर सुजीत की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ नहीं हूं और रास्ता भटक गई हूं। इतना कह के उसने अपनी कमर से साड़ी में दबी हुई एक चिट निकाली और सुजीत को दी। उस चिट पर एक पता लिखा हुआ था। वो चिट देने के बाद उसने सुजीत से कहा कि आप मुझे इस जगह पहुंचा देंगे। अब सुजीत को तो वो वैसे ही देखते ही पसंद आ गई थी और थी भी इतनी खूबसूरत, तो वो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और ये बात सुनकर सुजीत को उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। वो उस लेडी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था और वो उसके बारे में और जानना भी चाहता था कि वो कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, क्या करती है, क्योंकि वो सिर्फ आज ही तो उससे मिलना नहीं चाहता था। और इतना तो आप भी समझते हैं कि एक अनमैरिड लड़का और एक सुंदर लड़की, उसको मना करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। जैसे उन्होंने बोला, सुजीत ने बोला, हाँ जी बिल्कुल, ये पता तो पास ही का है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। इसके बाद ये तीनों इनके डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगे। अब पूरे रास्ते सुजीत उससे पूछता रहा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपकी जितनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और ना ही कभी आपको मैंने यहाँ आसपास देखा है। आप कहीं बाहर से आई है क्या? इधर सुजीत बोले जा रहा था और वो बिल्कुल शांत होकर चल रही थी और सिर्फ अपना सिर हाँ या ना में हिलाकर ही वो सुजीत की बातों का जवाब दे रही थी। अब सुजीत बार बार बोले तो जा रहा था और उसे पता भी था कि भाई लड़की है, थोड़ा है ना, स्टाइल तो मारेगी ही, थोड़ा मतलब इस तरह से डायरेक्ट फटाफट से बात नहीं करेगी, लेकिन वो उसके हाव भाव से समझ रहा था कि वो सुजीत के अंदर इंटरेस्टेड तो है। कुछ देर चलने के बाद सुजीत ने कहा कि मैडम बस यहीं से नीचे उतर के आपका बताया हुआ पता है, लेकिन यहां तो मुझे कोई घर दिखाई नहीं दे रहा। सुजीत की बात सुनकर वो 2 कदम आगे बढ़ी और एक तरफ इशारा किया। तो जिस तरफ उसने इशारा किया सुजीत ने जब देखा तो उधर एक छोटा सा मकान बना हुआ था जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। बस चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी और उसी की वजह से वो घर दिखाई दे रहा था। उस घर के आसपास भी कोई दूसरा घर नहीं था। इसके बाद वो सुजीत की तरफ घूमती है, उसकी आंखों में देखती है और फिर अपनी लहराती हुई चाल चलते हुए वो सुजीत के पास आती है, अपने होठ सुजीत के कानों के पास ले जाती है। जब वो सुजीत के पास आई तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सुजीत तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया और फिर उसने सुजीत के कान में कहा कि आप मुझे अपने घर तक नहीं छोड़ेंगे। अब उसकी बात सुनकर सुजीत जी का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो तो यही चाह रहे थे। अब मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने हाँ बोला, मतलब उसकी आंखों में देखकर। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त उज्जवल के तरफ गया, उसके पास में गया और जाकर बोलता है, उज्जवल तू यहीं पे रुक, मैं मैडम को उसके घर तक छोड़ के आता हूँ।
अब सुजित तो सुंदर लड़की देख के फिसल गया, लेकिन ये सब देख के उज्जवल को थोड़ा अजीब लगा। और उज्जवल ने सुजीत से कहा, सुन यार, बहुत लेट हो गया है, ये मैडम जो है ना यहाँ से अपने आप चली जाएगी, चल अपन लोग घर चलते हैं। वो अपने दोस्त को थोड़ा साइड में ले गया और बोला, "ओए, पागल हो गया है क्या? इतनी सुंदर लड़की रात में अपने घर पे लेकर जा रही है और तू कह रहा है कि वो अपने आप चली जाएगी, अपन घर चलते हैं। साले पागल हो गया है क्या? तो एक काम कर, तू यहाँ रुक और मेरा इंतजार कर, मैं उसको उसके घर तक छोड़ के आता हूँ, फिर अपन दोनों साथ में चल लेंगे। अब सुजित की बात सुन के उज्जवल थोड़ा घबरा गया। उसे अपने दोस्त की आंखों में वासना की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, भाई तुझे समझा रहा हूं, चल यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भला इतनी रात में कोई लड़की ऐसी जगह पर क्यों जाएगी, और वो भी एक अनजान लड़के के साथ। उसकी बात सुनकर सुजित हंसा और बोला, बेटा, किस्मत कभी कभी ना ऐसे मौके देती है, और जो इन मौकों का फायदा नहीं उठाता ना, वो बेवकूफ होता है। तो समझा नहीं भाई, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद आ गया हूं, तभी तो आगे होके घर चलने को बोल रही है। तुझे तो नहीं बोला, मुझे बोला ना। अब तू रुक और मैं आता हूं। उसकी बात सुनकर उज्जवल बोला, भाई मैंने समझा दिया है, बाकी तेरी मर्जी, मैं घर जा रहा हूं, तुझे जहां जाना है तू जा। और फिर उज्जवल इतना बोलकर वहां से अपने घर की तरफ चल दिया, और सुजित उस स्त्री के साथ उस अकेले घर की तरफ चल दिया। घर के बाहर का टूटा फूटा स्ट्रक्चर एकदम सुनसान और भयानक लग रहा था। दीवारें जैसे कभी मेंटेन ही नहीं की गई हो। एक दरवाजा था जिस पे जंग लगी हुई थी, और उस पर एक जंजीर सी लटक रही थी जो उसको ताला लगाने के काम में आती है। सुजीत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस औरत के पीछे पीछे उस घर के अंदर गया, और जैसे उस घर के अंदर गया, उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो किसी और दुनिया में उसने कदम रख दिया हो। अंदर सब कुछ अलग था। कुछ एक कम घर के अंदर दिए जले हुए थे, जिनकी रोशनी जो थी वो स्टैटिक नहीं थी, वो रोशनी धीरे धीरे, मतलब होता है ना ऐसे, लिपझिप लिपझिप करते थे दिए, वो जल रहे थे। पूरे घर के अंदर फूलों की एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे रात की रानी, गुलाब, चंपा, और इन सब फूलों को मिक्स करके आप घर के अंदर रख दो तो ऐसी खुशबू वहां पर भीनी भीनी फैली हुई थी। वो औरत अभी भी बिना कुछ बोले एक कमरे की तरफ बढ़ गई, और सुजित भी उसके पीछे पीछे, जैसे किसी ट्रांस स्टेट में हो, बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड। उस कमरे में एक बिस्तर लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक बिल्कुल साफ सुथरी रेशम की सी चादर लगाई हुई थी, और उसके आसपास वही फूलों की सजावट हो रखी थी, जैसे होता ना सुहागरात के दिन दुल्हन का इंतजार करता हुआ बिस्तर। बिस्तर के पास आके वो रत रुकी, धीरे से घूमी, और सुजित की आंखों में देखने लगी। उसे देखते ही सुजित की आंखों में जैसे आग लग गई। उसने इशारे से सुजित को अपने पास बुलाया, और सुजित ने एक पल भी नहीं सोचा, जैसे कि उसका पूरा मन, तन और होश उस औरत के कंट्रोल में हो। सुजित ने कदम बढ़ाकर सीधा उसे अपनी बाहों में भर लिया, और जैसे उसने उसे अपने गले लगाया, उसको एक एहसास हुआ, एक ठंडा महकता हुआ एहसास। उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसने किसी जिंदा इंसान को नहीं, एक खुशबू से भरे हुए साये को अपने गले लगाया हो। और फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह करीबन 4:30 बजे के आसपास सुजित की आंख खुली। उसने देखा, बिस्तर वही है, सजावट वैसी है, लेकिन वो लड़की गायब थी। उठ के उसने पूरे घर में चेक किया, छाना, कुछ नहीं, सिर्फ एक चूड़ी का टुकड़ा जो जमीन के ऊपर टूटा हुआ पड़ा था। उसने दिमाग नहीं लगाया, वो उठा, वो सीधा अपने घर गया और जाकर सो गया। अगले दिन उठने के बाद सुजित ने चीजों को रिकॉल किया, उसके साथ क्या क्या, वो बहुत खुश था। और उसके बाद वो उज्जवल से मिलने चला गया। दोनों को साथ में ढाबे जाना होता था। थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उज्जवल से मिलते ही वो बहुत खुश होकर बोला, भाई कल रात पता है क्या हुआ? वो लड़की, क्या लड़की थी यार, जैसे कोई सपना, उसका घर, उसका टच, सब कुछ। उज्जवल उसके बाद उनका थोड़ा चौंक गया। घर? वो तो टूटा फूटा था ना। तो सुजित बोलता है, अबे नहीं यार,
बाहर से तो वो घर टूटा-फूटा था, लेकिन अंदर से एकदम ही अलग था और अंदर क्या-क्या हुआ, सोच भी नहीं सकता। अच्छा हुआ कल तेरी बात नहीं मानी, वरना बहुत बड़ा मौका मिस कर देता यार। उसकी बात सुनकर उज्जवल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उज्जवल अंदर से थोड़ा बेचैन था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहली मुलाकात में इतना कुछ, उसे वाइब भी अच्छी नहीं आ रही थी। फिर उसने सुजीत से कहा, यार एक बात बता, तुझे उसने अपना नाम या कुछ और बताया अपने बारे में? उसकी बात सुनकर सुजीत बोला, अरे हाँ यार, ना उसने मेरा नाम पूछा, ना अपना नाम बताया। कल सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला। कोई नहीं, नाम में क्या रखा है। आज रात को मिलूँगा तो उससे उसका नाम भी पूछ लूँगा और उसे अपना नाम भी बता दूँगा। उज्ज्वल ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी चलें उसके घर, अभी पता कर लेते हैं। सुजीत बोला, अबे नहीं यार, अभी अभी तो ढाबे पे चलने का टाइम हो गया है। रात की वैसे ही लेट हो गए हैं। रात को देखते हैं, अभी तो तू चल। इसके बाद वो अपना ढाबा पहुँचते हैं, दिन भर अपना काम वगैरह करते हैं और रात को करीबन 10:30 बजे के आसपास उज्जवल बोलता है कि चल भाई, समेटते हैं सामान, अब चलने का टाइम हो गया है, सर्दी बढ़ भी रही है। तो सुजीत मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई तू चल, अभी मैं थोड़ी देर ढाबे पे ही रुकूँगा और फिर उसके बाद तो तुझे पता ही है, आज मुझे मैडम से मिलने जाना है। उज्जवल बोलता है, भाई हो गया तेरा एक दिन का, रोज़-रोज़ का मत पाल, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो सुजीत जो है उज्जवल को कहता है, हाँ भाई मुझे पता है तुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तू घर जा, मैं देख लूँगा। अब उज्जवल को उसकी ये बात ठीक तो नहीं लगती है, पर अब क्या करे, उसको दिख रहा था कि उसका दोस्त तो अब पागल हो चुका है। खैर वो चल दिया। इधर सुजीत ढाबे को क्लोज़-व्लोज़ करके वापस उसी जगह जाकर बैठ गया, जहाँ पे पिछली रात दोनों दोस्तों ने अंडे खाए थे और वहाँ बैठकर वो उस औरत का इंतज़ार करने लगता है। सुजीत को लगा था कि उज्जवल घर चला गया है, लेकिन उज्जवल घर नहीं जाता और वो एक सेफ जगह से छुपके सुजीत को देखता रहता है। वो ये भी देखना चाह रहा था कि आज भी वो औरत आती है या फिर नहीं, और सुजीत के साथ क्या होता है। आज भी चांद की रोशनी पड़ रही थी और इतनी सफिशिएंट रोशनी थी कि एक पेड़ के पीछे छुपकर भी उसे सुजीत अपनी जगह पर बैठा-बैठा साफ-साफ दिखाई दे रहा था। वो कभी सुजीत पे नजर रखता, कभी रास्ते पर, और तभी अंधेरे से वो निकल कर आई। वही लंबे घुंघराले बाल, लाल साड़ी के अंदर वही औरत जो कल रात को आई थी। वो आज भी बिना आवाज के, बिना किसी हलचल के चली आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक शांत और संभाल के रखी गई एक मुस्कुराहट। उसे देखते ही सुजीत तुरंत उठ गया और बिना कुछ बोले उसके पीछे हो लिया। उज्जवल के सामने जैसे पिछली रात की स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा रही हो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब वो दोनों चल रहे थे तो उज्जवल ने नोटिस किया, उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। जमीन पर चलने के बाद भी आसपास की मिट्टी हिल नहीं रही थी। होता ना, आप मिट्टी में चलते हो तो आसपास की मिट्टी थोड़ी बहुत उड़ती है। उज्जवल ने चुपचाप दोनों का पीछा करना शुरू किया और एक बार फिर से ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं, उसी घर पर, वही टूटा फूटा पुराना घर। सुजित उस औरत के साथ अंदर चला गया और जब वो अंदर जा रहे थे, इस बार कुछ अलग हुआ। पीछे से उज्जवल जो छुपा हुआ था, उसने देखा कि जैसे ही दोनों ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, ऐसा लगा कि वो दोनों अंदर जाते ही गायब हो गए। ऐसा होता ना कि आप घर के अंदर जा रहे हो तो जाते हुए दिखते हो, बस दरवाजा क्रॉस करते ही जैसे एकदम से वो दोनों के दोनों गायब हो गए, जैसे वो घर उन्हें निगल गया हो। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद उज्जवल ने हिम्मत जुटाई और वो चुपचाप उस घर के गेट तक पहुंचता है। पर जैसे ही उस घर के दरवाजे के पास पहुंचता है, उसका हाथ, मतलब जैसे वो ऐसे हाथ बढ़ाता है दरवाजे की तरफ, उसका हाथ एक ठंडी सी हवा से, ठंडी सी चीज से टकरा जाता है, जैसे कि कोई इनविजिबल वॉल हो। जैसे उस घर के चारों तरफ किसी ने एक प्रोटेक्टिव इनविजिबल वॉल लगा रखी हो, जो कि बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक बात थी, उस घर के अंदर से धुंधली धुंधली रोशनी आ रही थी। बहुत देर तक कोशिश और इंतजार करने के बाद उज्जवल थक हार कर वापस लौट आया। उस घर के बाहर खड़े होकर ना तो उस घर के अंदर से उसे कोई आवाज आ रही थी, ना कुछ वो फील कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर
अपने आसपास के एरिया से बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। अगले दिन फिर से सुजीत उससे मिला और उसने उज्जवल को बताया कि कल रात उसने उस औरत से उसके बारे में पूछा। पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम दामिनी है। उसकी शादी 4 साल पहले पड़ोस के गांव में हुई थी, लेकिन शादी की रात ही उसका पति उसे छोड़कर एक दूसरी लड़की के साथ भाग गया। ये जो घर है, ये उसके बाबा का घर है। उस लड़के के ऐसे छोड़कर भागने की बात सुनकर उसके बाबा की डेथ हो गई और तब से वो यहाँ पर अकेली रहती है। उसकी बात सुनकर उज्जवल उससे कहता है, अबे तेरा दिमाग खराब हो गया सुजित। वो औरत नहीं, वो कुछ और है और वो तुझे एक मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू उसके जाल में फंस गया है। थोड़ा दिमाग लगा और उस घर की हालत देख। वो घर रहने लायक नहीं है और इतनी सुंदर लड़की ऐसे घर में अकेली क्यों रहेगी? और अगर वो वहां रहती भी है तो इससे पहले वो यहां पर दिखाई क्यों नहीं थी? और वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही क्यों दिखाई देती है? उसके कपड़े उस घर से मैच नहीं खाते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात को समझ सकता है। ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? उसकी बात सुनकर सुजीत मुस्कुराता है और कहता है, इसीलिए तो नॉर्मल लोगों को ये सब नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है भाई। तू नॉर्मल है ना? तुझसे तो उसने कुछ नहीं बोला। तो दिमाग बहुत लगा रहा है उज्जवल। मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो घर उसका है या किसी और का? उसके कपड़े उससे मैच खाते हैं या नहीं? मुझे तो जो चाहिए वो मिल रहा है और मैं इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। अब तो अपना ज्ञान बंद कर और चल ढाबे पे चलते हैं। उज्जवल ने कहा, नहीं आज मुझे काम है, तू जा, मैं थोड़ा देर से आऊंगा। अब उसकी बात सुन के सुजीत गुनगुनाता हुआ सीधा ढाबे की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद उज्जवल सीधा पहुंचता है उस घर की लोकेशन पर जहां रात को सुजीत जाता है। वो घर बाहर से अब भी वैसा ही था जैसा रात को दिख रहा था। दिन के उजाले में एक खेत के बीचों बीच उज्जवल उस घर को देख रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद उज्जवल हिम्मत करके उस घर के अंदर जाता है और एक नॉर्मल घर की तरह ही उस घर में सामान रखा था और सब कुछ ऐसा मैनेज था जैसे वाकई में कोई इस घर में रहता हो। वो घर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता है कि तभी एकदम से उज्जवल की घिघी बंद जाती है। उसके सामने करीब 8 फीट का फुली ग्रोन एक किंग कोबरा अपना फन उठाए हुए खड़ा था और वो उज्जवल की आंखों में ही देख रहा था, जैसे कि उसे वार्निंग दे रहा हो कि उसे अंदर नहीं आना चाहिए था। उज्जवल और उस कोबरा के बीच में करीबन 6 से 7 फीट का डिस्टेंस था। एक सेकंड के लिए तो उज्जवल बिल्कुल, मतलब आप मान लो, फ्रीज हो गया और उसके बाद उसने आव देखा ना ताव अपना पूरा दम लगा के उल्टे पैर दौड़ना शुरू किया और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो घर से बहुत दूर नहीं आ गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कहीं वो कोबरा उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब वो बहुत दूर चला गया, पीछे घूमकर उसने देखा तो कोई भी नहीं था। इसके बाद जब उसने मुड़कर वापस से उस घर की तरफ देखा तो उसे उस घर के बाहर एक औरत का धुंधला सा साया दिखाई दिया, वही लाल साड़ी पहने हुए। लेकिन अब उसकी वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। उज्जवल और किसी चीज से डरे न डरे, उसे सांप से बहुत डर लगता था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। इसके बाद वो सीधा ढाबे पर पहुंचा और चुपचाप अपने काम में लग गया। जब रात हुई तो उसने सुजीत से पूछा, भाई आज घर चलेगा या तेरी मैडम के पास ही जाएगा? तो सुजीत ने कहा, नहीं यार, आज माँ की तबीयत खराब है, आज घर रुकना पड़ेगा, मैं आज सीधा घर ही जाऊंगा। उसकी बात सुन के उज्जवल का दिमाग खटका कि अगर आज सुजीत नहीं जा रहा है तो वो जाके पता लगा सकता है कि आखिर वो लड़की कौन है और उस घर का चक्कर क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, उज्जवल वाकई में तहकीकात करने जा रहा है या वो भी आज सुजीत की तरह एक्सपीरियंस लेना चाहता है? अभी के भी कमेंट सेक्शन में ये बात बताएं और देखते हैं कि आपका प्रेडिक्शन सही होता है या फिर नहीं। और हाँ, कहानी में आपको मजा आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो कहानी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि
आप लोग सब स्टोरीज देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिंपल, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की और यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 11:15 बजे वही अंडे वाले की दुकान के पास उज्जवल आज पूरी तैयारी के साथ आया था। वो फिर से एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और इंतजार कर रहा था उसके आने का। रास्ता एकदम सुनसान, आसमान में चांद आधा छिपा हुआ और पूरे एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी शांति थी। रात के जो झींगुर होते हैं, बस उनकी आवाज आ रही थी। उज्जवल खड़े खड़े थक चुका था। रात के करीबन 1:30 बज गए थे। उसे लग रहा था कि आज शायद वो नहीं आएगी और उसे घर चले जाना चाहिए। उसने बस ये सोचा ही होगा कि फिर धीरे धीरे अंधेरे से वही आकृति उभर कर बाहर आने लगी। लाल साड़ी, घुंघराले बाल, वही सौंदर्य और वही चाल। उसे देखकर उज्जवल की सांसें थम गई। उसने देखा, वो फिर से उसी घर की ओर जा रही थी। उज्जवल ने चुपचाप पेड़ों की ओट से ही उसका पीछा करना शुरू किया और थोड़ा ध्यान से उसको देखने लगा। जब उसने देखा तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने देखा कि वो स्पॉट जहां पर सुजित को वो मिली थी, वो क्रॉस करने के बाद जब वो चल रही थी तो दामिनी के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में चल रही थी, हल्के से, जैसे कोई रेशमी कपड़ा उड़ रहा हो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा वो उस घर में चली गई। उसके जाने के बाद उज्जवल ने फिर से फैसला किया कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। वो इस राज को जानना चाहता था कि आखिर ये लेडी कौन है। नो रोंगटे खड़े हो गए आपको, ये सब सुना सुनाते मेरे भी। मैं तो वहीं पहुंच गया, उज्जवल ही बन गया। आई होप आप भी वहीं पहुंच गए होंगे। धीरे धीरे वो भी उस घर की तरफ बढ़ा, एक अलग रास्ते से, ताकि छुपकर वो अंदर देख सके कि आखिर इस घर के अंदर क्या है। आज जब वो उस घर के पास पहुंचा तो उसे वो एहसास नहीं हुआ जो कल हुआ था। जो कल एक ठंडी इनविजिबल दीवार थी, ऐसा आज कुछ भी नहीं था। और वो आराम से उस घर के पास पहुंच गया। उस घर में एक खिड़की थी जिसकी जाली टूटी हुई थी। वो थोड़ा सा छुपा, फिर खिड़की के अंदर से उसने घर के अंदर देखा। वाकई में अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वही सजावट, वही फूलों की मालाएं, वही चादर, घी के दिए उस घर के अंदर जल रहे थे। और बीच आंगन में बैठी दामिनी शुद्ध संस्कृत में कोई मंत्र बोल रही थी। उसके सामने जमीन पर एक चक्र बना हुआ था जिस पर खून से बने हुए कुछ साइंस थे, कुछ चिन्ह थे। बीच में एक पतली लकड़ी की काठी पर सुजीत का रुमाल, उसका अंडरवेयर और बाल रखे थे, जिन्हें शायद वो पिछली रात यहां छोड़ गया था। दामिनी अपनी किसी पूजा या फिर साधना के अंदर खोई हुई थी। उसकी स्किन अब पहले जैसे सफेद और उजली नहीं रही, बल्कि अब उसकी स्किन पर भूरे और नीले रंग के धब्बे उभरने लगे थे। उसे देखकर उज्जवल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ समझ में आ रहा था तो सिर्फ इतना कि जब वो मंत्र पढ़ रही थी तो बार बार वो सुजित का नाम ले रही थी। उसे देखने में उज्जवल बिल्कुल खोया हुआ था। उसे अपने आसपास का पता भी नहीं था कि कोई उसके आसपास आके निकल भी जाए तो भी उसे ध्यान नहीं था। वो उस एटमॉस्फेयर में जैसे खो गया था, हिप्नोटाइज हो गया था। कि तभी अचानक से खिड़की के उस पार से उसे एक तेज हिस्स की आवाज आई। इस आवाज से उसका वो हिप्नोटिज्म टूटा और उसने उस आवाज की तरफ देखा तो उज्जवल की, बस आप ये मान लो कि पैंट में सूसू ही नहीं निकली। वही विशाल कोबरा, वही फन फैलाए हुए, बिल्कुल उज्जवल के सामने, और उसकी आंखें सीधे उज्जवल की तरफ थी। एक बार फिर ये देखते ही उज्जवल ने आओ देखो ना ताव और दौड़ लगा दी वापस। पता नहीं कहां जाकर वो रुका और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोबरा आज उसका पीछा कर रहा है और उसकी जान ले लेगा। शायद 500 मीटर, 800 मीटर या 1 किलोमीटर बिना रुके एक सांस में उज्जवल भागा। और जब उसे कंफर्म हो गया कि वो सेफ है, तब जाकर रुककर उसने लंबी लंबी सांसें खींची। पीछे घूमकर देखा तो कोई भी नहीं था
और उसके बाद वो सीधा अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही उज्जवल सीधा अपने गांव के एक बहुत बड़े पुजारी के पास पहुंचा, जिस इन सब चीज़ों में डील भी किया करते थे, उसे पता था उनके बारे में। वहां जाकर उसने उसको सारी डिटेल बता दी कि पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ, कैसे उसका दोस्त वो फंसा हुआ है। थोड़ी देर के बाद उन पुजारी जी ने बिना हिचकते हुए बोला कि बेटा, जैसे तुम देख रहे हो वो कोई साधारण स्त्री नहीं, ना ही वो कोई साधारण आत्मा है। वो एक चुड़ैल है, एक चुड़ैल जिसने एक नाग को अपनी साधना के द्वारा अपना रक्षक बना रखा है। एक चुड़ैल जिसने अपने प्रेमी के धोखे के बाद ये शपथ ली थी कि हर उस पुरुष को वो वश में करेगी जो उसे वासना की दृष्टि से देखेगा। तू बच गया क्योंकि तेरा मन शुद्ध था, लेकिन सुजित अब उसके फंदे में है। सुजित ने तो उसका भोग भी कर लिया है और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। सुजित को बचाना बहुत जरूरी है, वरना कुछ ही दिनों में वो उसे या फिर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेगी और वो सिर्फ एक इंसानी खोल रह जाएगा। उन पुजारी बाबा से मिलने के बाद उज्जवल वापस सुजित के पास पहुंचता है। सुजित चाय की दुकान के पास मस्ती में बैठा था। उज्जवल उसके पास जाता है और कहता है, सुजित, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। सुजित हंसते हुए बोलता है, हाँ बोल भाई, क्या हुआ? तो उज्जवल कहता है, यार, कल रात को मैं उसी रास्ते पे गया था जहां तुझे दामिनी मिली थी, और वहां उसने सुजित को सारी बात बताई, उसका असली रूप, वो सांप, और ये भी बताया कि वो जो दामिनी है वो एक इच्छाधारी चुड़ैल है। इसके बाद सुनकर सुजित ने हंसते हुए कहा, अबे तू पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बेहद खूबसूरत औरत है जिसके साथ मैंने 2 रातें उसके प्रेमी की तरह गुजारी है और आज भी गुजारूंगा। उज्जवल थोड़ा और सीरियस हो गया और उसने बोला, भाई, उसने तुझे अपने मोह जाल में बांध लिया है। तू समझ, तुझे मेरी बात पर ऐसे विश्वास नहीं होगा। तू एक बार आज रात मेरे साथ चल और छुपकर सब कुछ देख ले। फिर जो सोचना है सोच लेना, जो करना है कर लेना। तेरा जो डिसीजन होगा मैं उसके बीच में नहीं बोलूंगा। अपने दोस्त की बात और उसके बोलने के तरीके से सुजित तैयार हो गया और फिर उस रात उन दोनों ने वही किया। रात को करीबन 11:30 पौने 12 बजे के आसपास सुजित और उज्जवल दोनों वहीं छिपे हुए थे जहां उज्जवल रोजाना छुपता था और उस जगह को ऑब्जर्व किया करता था, अंडे वाले की दुकान के पास। और दोनों के दोनों उसका इंतजार करने लगे। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 2 बजे के करीब पहुंची, एक बार फिर से घने अंधेरे से वही रूप उभरा, लाल साड़ी, घुंघराले बाल और वही सुंदर दामिनी जिसे देखकर सुजित की सांसें अटक गई। वो स्त्री बिना कुछ बोले फिर से उसी घर की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही उसने वो अंडे वाला स्पॉट क्रॉस किया, एकदम से जैसे वो हवा में तैरती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। उज्जवल ने सुजीत के कंधे पर हाथ रखा और उसे इशारा किया उसके पैरों की तरफ देखने का। तो ये देखकर सुजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। फटी तो कुछ और भी थी, बट जाने दो। और वो देख रहा था कि वाकई में वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही है। उज्जवल ने उसे चलने का इशारा किया। दोनों दोस्त धीरे धीरे उसके पीछे छुपकर चल दिए। इस बार सुजीत देख रहा था वो सब कुछ जो उज्जवल ने पहले देखा था। जैसी वो औरत घर के अंदर गई, उज्जवल उसे वापस से उसी पुरानी खिड़की की तरफ ले गया। दोनों दोस्त छुपकर उस घर के अंदर देख रहे थे और सुजित ने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही वो स्त्री उस कमरे में गई, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सुंदर औरत के सौंदर्य की परतें गलने लगी। उसकी स्किन जो थी वो सड़ने लगी, उसके होठ काले पड़ गए और बाल बिल्कुल अजीब से इंटेंगल हो गए। और कुछ ही पल में वो औरत अब सुंदर नहीं रही, वो थी एक खतरनाक इच्छाधारी चुड़ैल। सुजीत ने खुद अपने कानों से पढ़ा, वो जो मंत्र पढ़ रही थी उसमें बार बार सुजीत का नाम लिया जा रहा था। सुजीत कांपने लगा डर के मारे। उसने उज्जवल का हाथ कस के पकड़ लिया और अब उसे विश्वास हो गया था कि जो उज्जवल ने कहा था वो सब कुछ सच है। जैसे ही सुजीत ने उज्जवल का हाथ पकड़ा, उज्जवल सब समझ कर उससे कहा, अब यहाँ से निकल ले। अगर गलती से उसको ये पता लग गया कि हम यहाँ हैं और उसने एक सांप पाला हुआ है, अगर वो आ गया तो तेरी और मेरी दोनों की जान नहीं बचेगी। ये कहकर वो दोनों दोस्त वहां से चुपचाप निकल गए। आज उज्जवल को थोड़ा लगा था कि वो सांप क्यों नहीं आया। उसे डर था क्योंकि जब
सुजीत अंदर देख रहा था, वो चारों तरफ निगरानी रखे हुआ था कि कहीं गलती से वो सांप आकर इनको डस ना ले। पूरी रात सुजीत उज्जवल के पास रहा घबराते हुए, और वो बहुत बुरी तरह घबरा था कि उसको कुछ होगा तो नहीं। उसने उसे ये सब समझ में क्यों नहीं आया? तो उज्जवल ने समझाया कि मैं तुझे कब से समझा रहा था, लेकिन तू हवस की आग में डूबा हुआ था। खैर, अगले दिन दोनों एक पुराने तांत्रिक साधक के पास पहुंचे, जिनका नाम था बाबा श्री वस्तुनाथ। बाबा ने एक नारियल लेकर सुजीत के सर से टच करवाया, फिर उसे तोड़ा और उसे अपने हाथ में लेकर कुछ मिनट के लिए आंखें बंद की, और फिर अपनी आंखें खोल के कहा, तू उस स्त्री के मुंह में जा चुका है, उसकी माया तुझ पर चढ़ गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, वहां जाने के बाद ना उज्जवल ने और ना सुजीत ने उन बाबा को कुछ भी बताया था। उन्होंने नाले उसके सर से टच किया, और पता नहीं वहां से उनकी मेमोरी ली क्या ली, किसी को नहीं पता, लेकिन सब कुछ उन्होंने इनके बिना बताए बताना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे बोला कि वो अपनी सुंदरता से तुझे केवल भोग नहीं रही है, वो तेरी आत्मा को खींच रही है, लेकिन तेरा ये मित्र, ये तेरी ढाल बन गया है। इसके बाद बाबा ने सुजीत के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा, उसे एक विशेष धुनी यानी धुआं दिया, और काट उसके ऊपर जो भी तंत्र था उसके काट के एक अजीब क्रिया की, जिसमें सुजीत को एक मिट्टी के बहुत बड़े कुंड के अंदर बिठाया गया। पूजा पूरी होने के बाद बाबा ने कहा, अब उसका तुझ पर से जो माया जाल है वो टूट गया है, लेकिन याद रखना, रात के समय उस मार्ग से मत गुजरना जहां वो तुझे मिली थी, और उस घर के आसपास तो कभी भी मत जाना। उसकी छाया अब भी उस राह में मंडराती रहेगी, और इसके अलावा मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूं, हर दिन तुझे उस मंत्र का जाप करना होगा। वहां से आने के बाद सुजीत पहले कुछ दिन तो बहुत घबराया घबराया रहा, उसे लगता था कि रात को उसे दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे वो सोने से पहले बाबा के दिए गए मंत्रों का उच्चारण करने लगा, पाठ करने लगा, 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद सुजीत ने कभी रात 11 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरना तो दूर, वहां देखना तक बंद कर दिया। शुरुआत में कभी कभी उसे लाल साड़ी में दूर खड़ी एक स्त्री दिखाई देती थी, लेकिन अब वो सुजीत के नजदीक नहीं आती थी। वो औरत कौन थी, क्या थी, कहां से आई थी, क्यों आई थी, सुजीत ना तो जानता था और अब ना ही जानना चाहता था। उसके लिए बस एक ही बात सच है, अगर उस रात उज्जवल उसके साथ नहीं होता, उसका दोस्त, तो आज वो जीवित नहीं होता। वो इच्छाधारी चुड़ैल वहां क्यों भटक रही है, क्या उसका काम है, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद कभी दोबारा सुजीत को ना तो वो चुड़ैल दिखाई दी, और ना ही वो उसे देखना चाहता था। तो ये थी कहानी सुजीत और उनके दोस्त उज्जवल की, और ये उनके साथ घटा था। और इसीलिए कहते हैं, कभी सुनसान रास्तों पर जब आप अपने जवान दोस्त के साथ गुजर रहे हो, और वहां पर आपको कोई अलग ही लेवल की सुंदरी दिख जाए, तो उसके चक्कर में ना फंसे। हो सकता है वो एक इच्छाधारी चुड़ैल हो, जो आपकी आत्मा को आपके शरीर से खींच सकती है। वैसे अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले, तो क्या आप उस चुड़ैल के साथ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।